करते हैं हमारी क्लास? यस, ऑलराइट। सबसे पहले हम साइकोलॉजी वर्ड की ही बात कर लेते हैं। भाई ये साइकोलॉजी वर्ड है क्या, कहां से आया, कैसे जो है वो इसका ओरिजिन हुआ? तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा साइकोलॉजी, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। अब देखो, मनोविज्ञान यहां से हमें पता लग रहा है कि किसका विज्ञान? मन का विज्ञान। मन यानी कि हमारा जो माइंड है, उसकी साइंस को, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? मनोविज्ञान बोल देंगे, साइकोलॉजी बोल देंगे। ओके। अब देखो, ये जो साइकोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। और कौन सी भाषा के वर्ड हैं वो? ग्रीक वर्ड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से बना है और वो शब्द कौन सी भाषा के हैं? तब आपका आंसर होगा साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये दो वर्ड आ जाते हैं, एक आ गया हमारा साइकी और दूसरा आ गया लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब हो गया विज्ञान या स्टडी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी तो आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान, या हम बोलेंगे और स्टडी ऑफ सोल यानी कि आत्मा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो, इसमें हम क्या पढ़ते थे? इसमें हम पढ़ते थे कि कैसे हमारा मन कार्य करता है। अब देखो, अगर हमें बोल दिया जाए जलेबी, तो एकदम से हमारे दिमाग में जलेबी का चित्र आ जाएगा। जिसकी फेवरेट होगी उसके मुंह में पानी भी आ सकता है। अब उसका मन करेगा भाई जलेबी खानी है। अब तो सर ने बोल दिया, जलेबी का नाम ले दिया, अब तो हम जलेबी खाने जाएंगे। तो वही चीज आ गई कि हमारा माइंड जो है वो कैसे काम कर रहा है ना। तो उसी की स्टडी को, उसी के विज्ञान को हमने बोल दिया साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। ऑलराइट। अब हम बात कर लेते हैं भाई, ये जो साइकोलॉजी है, पहले ये एक सब्जेक्ट नहीं होता था। पहले यह एक सब्जेक्ट नहीं होता था, अब तो हम इसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। पहले साइकोलॉजी कहाँ आती थी? दर्शन शास्त्र में आती थी। तो यहाँ पे पॉइंट लिखिएगा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। दर्शन शास्त्र क्या होता है भाई? फिलॉसफी, है ना। कोई भी मनगढ़ंत बात फिलॉसफी में आ जाती थी जिसका कोई वजूद नहीं होता था। दर्शन शास्त्र होता है एक व्यक्ति का व्यू पॉइंट, कि कोई व्यक्ति जो है, अब मान लीजिए हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल के बारे में किसी व्यक्ति का व्यू पॉइंट क्या है, वही क्या हो जाती है? फिलॉसफी हो जाती है। क्योंकि उसको मोबाइल के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको देख कर बोल दिया कि इसमें तो मूवीज आती हैं, गाने चलते हैं, यूट्यूब चल रहा है, इससे फोन भी होता है, तो वो क्या हो गया? कि फिलॉसफी हो गई। लेकिन उसके पीछे की वर्किंग का उसको कोई पता नहीं है, वो तथ्य जोड़ रहा है कि कैसे मोबाइल काम कर रहा है, तो वो होता है दर्शन शास्त्र। तो बोलेंगे मनोविज्ञान इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलॉसफी। साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलॉसफी, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर होगी? हाँ जी, यस सर। ऑलराइट, वेरी गुड, ठीक है जी, इतनी बात होगी। अब हम बात करते हैं कि ये ओरिजिन कब से हुई, टाइम क्या था। तो सबसे पहले 400 बीसी, 400 ईसा पूर्व की बात आती है। भाई 400 ईसा पूर्व में सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में बात करी। और ये व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने इसके बारे में बात करी? तो उनका नाम है अरस्तु, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में बात किसने करी? अरस्तु ने करी, एरिस्टोटल, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी, ये जो अरस्तु भाई साहब हैं, इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था डी एनिमा, ठीक है। इस बुक का नाम है डी एनिमा। इसमें उन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम
आत्मा के अध्ययन की बात करी, आत्मा के अध्ययन की बात करी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब मुझे बताओ भाई, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? यस भाई, पुराने स्टूडेंट्स को तो पता। नो नो, एरिस्टोटल नहीं है। विलियम जेम्स। विलियम जेम्स भी नहीं है। विलियम वुंट, यस विलियम वुंट है, ये याद रखना है। ठीक है, विलियम वुंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ देते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? उनका नाम है विलियम वुंट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, देखिएगा, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? ये तो सर विलियम वुंट बताया आपने, बिल्कुल ठीक है। अब इसको कभी नहीं भूलना है, विलियम वुंट इज फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। अब ये तो हमने बात बोल दी कि साइकोलॉजी को क्या बोला? आत्मा का विज्ञान बोला। अब जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया, साइकोलॉजी के बारे में लोग जो है वो इंटरेस्ट लेने लगे। ठीक है, मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, इसके बारे में बातें करने लगे। फिर उनको यह दिमाग में आया कि आत्मा के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, है ना तो हम आत्मा को देख सकते हैं, ठीक है, ना उसके किए गए कार्यों को देख सकते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे कि साइकोलॉजी जो है वह आत्मा का अध्ययन है। इसलिए उन्होंने क्या किया, खोज करते रहे, आगे बात करने लगे। तो बाद में नंबर 2 पे, यहाँ पे नंबर 1 पे बोल देना है कि आत्मा का विज्ञान है, और नंबर 2 पे जब बात आती है तो उन्होंने बोला कि ये जो साइकोलॉजी है यह मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसका मानसिक प्रक्रियाओं का, जो हमारे दिमाग द्वारा कोई भी काम किया जाता है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी बोलेंगे। तो जैसे जैसे साइकोलॉजी का विकास होता गया, ग्रोथ होती गई, वैसे वैसे साइकोलॉजी का मीनिंग जो है वो चेंज होता गया। पहले बोला कि ये तो आत्मा का अध्ययन है, और बाद में इन्होंने बोला कि ये तो मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है, मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। देखो, ये सब बातें क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि आपका एक बेस बन जाए, आपको पता लगे कि भाई ये जो साइकोलॉजी है, जो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, 30 नंबर की हमसे टैट में पूछी जा रही है, ये क्यों पूछी जा रही है, इस फसाद की वजह क्या है, उसको पढ़ने के लिए हम ये बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें कि क्या आ जाएगा, हमारा दिमाग कितना एक्टिवेटेड है, कॉन्शियसनेस, है ना, कॉन्शियसनेस आपने सुना होगा, तो कितना कॉन्शियस है हमारा दिमाग किसी चीज को लेके, यानी कि चेतना की बात हो रही है, कितना चेतन है, उसके बारे में यहाँ पे बात करी जाएगी। तो मानसिक प्रक्रियाओं में क्या होता है, देखो कि हम बातों को जानते हैं। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं वो बातें कहाँ जा रही हैं? आपके दिमाग में जा रही हैं। हो सकता है किसी को समझ आए, किसी को ना आए, वैसे तो उम्मीद है कि सभी को समझ आ रहा होगा। तो जो हमें समझ आ रही है, हम इस चीज को जान रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि बातों को जानना ये भी मानसिक प्रतिक्रिया में आएगा। स्मरण करना यानी कि याद करना, ये भी हमारे दिमाग का काम है भाई, सारी चीजें दिमाग में ही स्टोर होती हैं जाके। ठीक है, और समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब भी हमारे को कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सब मानसिक प्रतिक्रियाओं में आता है। स्मरण करना यानी कि लर्निंग से संबंधित हो गया,
लर्निंग याद करना, समस्या समाधान हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सब चीजें कहां से आती हैं? हमारे दिमाग से आती हैं, और उन्हीं को हमने बोल दिया मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है जी, ये होगी 2 नंबर की। फिर उसके बाद फिर से हो गया, बोला कि अब दिमाग को जानना तो बहुत मुश्किल है, पहले तो दिमाग को नहीं जाना गया था या उसके बारे में स्टडी नहीं की थी, लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो हमने माइंड को 3 भागों में बांटा है। एक हो गया हमारा अनकॉन्शियस, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, है ना। तो लेकिन उस समय की बात है, तब हमें दिमाग के बारे में ज्यादा पता नहीं था, मानसिक प्रतिक्रियाओं के बारे में ज्यादा पता नहीं था। तो कुछ साइंटिस्ट हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने बोला कि हम कैसे ये बोल सकते हैं कि जो हमारा दिमाग है उसकी स्टडी को ही हम साइकोलॉजी बोलेंगे। तो फिर नंबर 3 पे बात आती है कि ये साइकोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस, स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे तो अनुभवों का अध्ययन। जो भी व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, किसी भी काम को करके सीखता है, वो भी एक्सपीरियंस आता है ना। अब मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें एक व्यक्ति के जीवन में घटती हैं, तो वहां से उसको क्या मिलता है? सीख मिलती है, कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, तो किस में काउंट हो जाता है? वो एक्सपीरियंस में काउंट हो जाता है ना। जैसे कि अगर हम कंपनी में जाएं भाई इंटरव्यू देने, तो कंपनी वाले पूछते हैं भाई आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने पहले कितना काम किया हुआ है, कौन सी कंपनी में किया हुआ है, उसके आधार पर आपको वहां पे प्लेसमेंट दी जाती है, रखा जाता है, उसी के हिसाब से आपको सैलरी भी दी जाती है वहां पे। तो वही हो गया अनुभव। तो नंबर 3 पे हम बात करेंगे स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का अध्ययन। ठीक है, तो नंबर 3 पे आ गया एक्सपीरियंसेस की बात। अब उनको ये भी बहुत ठीक बात नहीं लगी, तो फिर उन्होंने बोला कि स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने और काम किया साइकोलॉजी के ऊपर। तो फिर नंबर 4 पे हम बात करेंगे, उन्होंने बोला साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर किसकी स्टडी है? बिहेवियर की स्टडी है, यानी कि व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। अब देखो व्यवहार कैसे कहां पे आ जाएगा? देखिए लीजिए, मान लो छोटा बच्चा है, अभी उसका बर्थ हुआ है, तो वो क्या करेगा? रोएगा। जब भी उसको कोई दिक्कत आएगी रोएगा, भाई भूख लगेगी तब भी वो रोएगा। तो वो क्या है? उसका व्यवहार बन गया, रोना क्या हो गया? व्यवहार हो गया। अब जैसे बड़ा बच्चा बड़ा होता है, वो चलने की कोशिश करता है, पहले वो घुटनों के बल चलता है ना, तो वो भी एक व्यवहार में आ गया। फिर वो टांगों के बल चलता है, वो भी एक व्यवहार आ गया। तो अब जाके उन्होंने बोला कि ये क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर है, कि जैसे जैसे कोई बच्चा, कोई व्यक्ति बिहेव करेगा, अपना व्यवहार दिखाएगा, उसी की स्टडी को, उसी के अध्ययन को हम साइकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, अब सभी का व्यवहार अलग अलग होता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट नंबर 1 जो है उसका व्यवहार अलग होगा, वो अपने तरीके से काम करेगा। दूसरा स्टूडेंट जो है वो अपने तरीके से काम करेगा। तीसरा स्टूडेंट अपने तरीके से काम करेगा। तो वो क्या हो गया? उनका व्यवहार हो गया, और उसी व्यवहार का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात। चलो, ऑलराइट। अब आगे बात कर लेते हैं कि हमने एक बुक देखी, बुक का नाम है साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया बुक। और ये कब लिखी गई? ये 1590 में लिखी गई। कब? 1590 में, 1590 ईस्वी में, एडी में। और यह साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक थी, फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, यानी कि जिसमें कि साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बात करी गई। अब मुझे कोई बताएगा कि ये साइकोलॉजिया बुक किसने लिखी थी 1590 में? यस, शाबाश, 1590 में।
हाँ जी, ओल्ड स्टूडेंट्स कोई बताओ। विलियम वुंट, नहीं, विलियम वुंट ने नहीं। रुडोल्फ गोइकल। यस, रुडोल्फ गोइकल, बिल्कुल ठीक है। तो ये बुक लिखी गई थी, रिटन बाय रुडोल्फ रुडोल्फ गोइंकल गोइंकलर। ठीक है, हिंदी में इसको लिख देता हूं, रुडोल्फ गोइंकल। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। साइकोलॉजी बुक 1590 ईस्वी में साइकोलॉजी की पहली बुक लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई? रुडोल्फ गोइकल द्वारा लिखी गई। ठीक है, ओके जी। अब बात आ जाती है विलियम वुंट के बारे में। भाई विलियम वुंट लिख देता हूं यहाँ पे, विलियम वुंट। अब इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इनको क्यों बोला फादर? क्योंकि बुक तो किसी और ने लिखी है, पहली साइकोलॉजी की बुक रुडोल्फ गोइकल ने लिखी है, तो उसको क्यों नहीं बोला गया फादर ऑफ साइकोलॉजी? या मनोविज्ञान की साइकोलॉजी की बात तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने करी है, तो उनको क्यों नहीं बोला गया फादर ऑफ साइकोलॉजी? है ना, इस तरह के सवाल आपके मन में होंगे, तो ठीक, उनको भी क्लियर कर देते हैं। विलियम वुंट को बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के जनक। अब इनको क्यों बोला जाता है? इन्होंने, ध्यान से, इन्होंने 1889 में, 1879 में लिपजिंग नाम का एक शहर है, लिपजिंग, और ये कहां पे है? लिपजिंग नाम का शहर है, कहां पे? जर्मनी में। यहाँ पे हम बात बोल रहे हैं कि 1879 में लिपजिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोली, प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी, जहां पे क्या करे जाएंगे? एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे। ठीक है, प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए इनको, विलियम वुंट साहब को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। 1879, इन 1879 विलियम वुंट opened a laboratory in लिपजिंग जर्मनी। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और ये किस तबके के साइकोलॉजिस्ट थे? मनोवैज्ञानिक थे। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावादी, कि किस तरह से हमारी चीजें जो हैं वो एक साथ काम करती हैं और नई चीजों को जन्म देती हैं, उसको हम स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, संरचनावादी। संरचना का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, है ना, तो वहीं से यहाँ पे संरचनावादी जो वर्ड जो है वो आएगा। ठीक, तो ये विलियम वुंट के बारे में बात हो गई। यहाँ से आपका जो भी हमने अब तक पढ़ा, यहाँ से 1 नंबर बनने की संभावना है। चलो अब मेन बातें देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स, तो विलियम जेम्स ने भी भाई एक लेबोरेटरी खोली थी, ओपन्ड अ लेबोरेटरी इन कैम्ब्रिज में इन्होंने प्रयोगशाला खोली थी। ठीक है, और ये किस तबके के मनोवैज्ञानिक थे? ये थे फंक्शनलिस्ट। ठीक है, यानी कि प्रकारवादी। इनके बारे में भी हम बात करेंगे भाई, ये फंक्शनलिस्ट क्या होता है आगे देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने
बोला था कि इन्वायरमेंट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग, इन्वायरमेंट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग, यानी कि वातावरण का अधिगम में अहम योगदान रहता है, अहम योगदान रहता है। ठीक है, इतनी बात होगी। विलियम जेम्स भी हमने देख लिए। उसके बाद आते हैं वॉटसन भाई साहब, वॉटसन, जेबी वॉटसन, आपने नाम सुना होगा, जेबी वॉटसन। बहुत ही तंग करते हैं ये नाम, साइकोलॉजी में कंफ्यूज रहते हैं हम कि कब किसका नाम लिया जाए, कब किसका नहीं लिया जाए। तो यहाँ पे आ रहे हैं जेबी वॉटसन, और ये किस तबके के थे? बिहेवियरिज्म के। इन्होंने किस पर काम किया? बिहेवियर पर काम किया, बिहेवियरलिज्म, यानी कि व्यवहारवाद। तो किस तरह से बच्चे का व्यवहार चेंज होता है उसकी आयु के साथ। पहले वो छोटा होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, बड़ा हो जाता है उसका व्यवहार बदलता है, कैसे कैसे बदलता है, वो सब बातें जो हैं उनके आधार पर जेबी वॉटसन ने काम किया। ठीक है, जेबी वॉटसन कैसे थे? बिहेवियरलिज्म के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, उसी तरह एक और नाम आएगा जिनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड, तो इनकी थ्योरीज भी हम पढ़ेंगे। सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, तो इन्होंने साइको एनालिसिस की थ्योरी दी थी, और साइको सोशल और साइको सेक्सुअल, दो थ्योरीज दी थी, वो भी हम आगे करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अभी के लिए सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या थे। ये साइको एनालिस्ट थे, साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट का मतलब हो गया मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषणज्ञ, कि इन्होंने किस पर काम किया? मन के विश्लेषण पर। जो हमारी साइकोलॉजी है वो उन्होंने एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया। ये हो गए सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, और यहाँ पे विलियम वुंट के बारे में बात कर ली हमने। 1879 में इन्होंने अपनी लेबोरेटरी खोली थी, और ये कैसी थी? फर्स्ट लेबोरेटरी थी, पहली प्रयोगशाला। ठीक है, पहली प्रयोगशाला, इसलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं विलियम जेम्स की। यहाँ पे हमने लिखा है ये विलियम जेम्स, इन्होंने 1890 में एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, मनोविज्ञान के सिद्धांत हो गए। उसके बाद हम व्यक्ति की बात करेंगे, सिगमंड फ्रॉइड की मनोविश्लेषणवाद से संबंधित थे, ये भी हमने देख लिया। फिर एक व्यक्ति आ जाते हैं जिनका नाम है इवान पावलोव। पावलोव की थ्योरी, कुत्ते पे इन्होंने काम किया था, है ना जी, कुत्ते पे, तो वो भी हम देखेंगे। तो इवान पावलोव साहब को 1904 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज। ठीक है, ये हो गए इवान पावलोव। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बिने, इनको बिने भी पढ़ते हैं, बिनेट भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल लीजिएगा। बिनेट एंड साइमन, इन्होंने काम किया है, और इन्होंने 1905 में बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करी, इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। जब हम किसी व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण कैसे करेंगे, बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करें। उसके बाद आ जाते हैं हमारा 1912 की बात कर लेते हैं। 1912 में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में बात करें, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब देखो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे।
गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की बात हुई जर्मनी में। देखो ये जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है ये कोग्निटिव प्रोस्पेक्टिव से संबंधित है। कोग्निटिव प्रोस्पेक्टिव। अब ये कोग्निटिव क्या चीज है, हिंदी में इसको बताता हूं मैं। कोग्निटिव प्रोस्पेक्टिव, कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हमारे दिमाग द्वारा की जाती है, यूज ऑफ माइंड इन एवरी फील्ड, इन एवरी फील्ड, या हम बोलेंगे वह क्षेत्र जिसमें कि दिमाग का प्रयोग हो, दिमाग का प्रयोग हो, वो कहलाता है कोग्निटिव या संज्ञानात्मक। तो जहां पे भी हम कोई काम कर रहे हैं हमारे दिमाग का प्रयोग करके, वो आ जाएगा कोग्निटिव प्रोस्पेक्टिव में, यानी कि संज्ञानात्मक प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो 1912 में गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आई जर्मनी में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 1916 की बात करते हैं। 1916 में इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया 1916 में इंडिया में कैलकट्टा यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी विभाग की शुरुआत हुई। साइकोलॉजी यानी कि मनोवैज्ञानिक विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, कहां पे? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। देखो इससे आपको पता लगेगा कि कैसे आगे बढ़ते 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 हम साइकोलॉजी के बारे में जानने लगे। तो 1916 में भारत में आ गई। फिर 1922 में एक स्थापना की गई साइकोलॉजी इन इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। साइकोलॉजी इन इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, ठीक है। ये साइंस कांग्रेस का मतलब होता है कि साइंस में साइकोलॉजी भी को अब क्या बोल दिया गया कि भाई ये भी एक साइंस का ही भाग है। जैसे साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं भाई, फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना जी, बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ्स भी साइंस में आता है, ये सब क्या है, साइंस की चीजें। तो इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी भी साइंस का ही हिस्सा है, विज्ञान का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो भारतीय साइंस या इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने साइकोलॉजी को ऐड किया 1922 में। आगे बढ़ते हैं 1924 की। 1924 में अब देखो पहले तो इसको साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में ऐड किया, अब 1924 में एक अलग ही एसोसिएशन बना दी और उसको बोला इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। लो जी भाई, अब इसकी एक अलग एसोसिएशन बन गई जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी की बात करेंगी और मनोविज्ञान की बात की जाएगी। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, अब जेबी वॉटसन की बात भी हमने पहले करी तो फिर से उनका नाम आ रहा है 1924 में। जेबी वॉटसन भाई साहब, जेबी वॉटसन भाई साहब, इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरलिज्म। ऑलराइट, 1928 पे आगे चलते हैं। 1928 में देखो ये भारत की बात हो रही है। एन सेनगुप्ता नाम है व्यक्ति का, एन सेनगुप्ता एंड आर कमल मुखर्जी। आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में होना चाहिए कि ऐसी ऐसी बातें हुई थी। ये हम क्रम वाइज कर रहे हैं ना, पहले 1900 की बात करी, 1904, 5, 12, 22, 24, तो 1928 पे पहुंच गए हम। एन सेनगुप्ता एंड आर कमल मुखर्जी जो हैं, मुखर्जी, इन्होंने एक बुक लिखी। ठीक है जी, बुक लिखी किस पे? बुक ऑन सोशल साइकोलॉजी,
सोशल साइकोलॉजी पर इन्होंने बुक लिखी, ठीक है। और उस बुक का नाम क्या था वो जरूरी है, लंदन एलन एंड एल्विन, ठीक है। ये बुक का नाम है, अब पता नहीं इसका क्या मीनिंग होता है, लेकिन उन्होंने ये बुक लिखी थी साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी के ऊपर, सामाजिक मनोविज्ञान के ऊपर, सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद 1953 पे आ जाते हैं सीधा, 1953, 1953, 1953 की बात हो रही है। ये बीएफ स्किनर भाई साहब आए, अब बीएफ स्किनर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है साइकोलॉजी में, बीएफ स्किनर का। तो इन्होंने भी एक बुक लिखी, बुक, और उस बुक का नाम था साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ऑलराइट, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद आगे आ जाता है 1978। देखो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एच सिमोन, एच सिमोन, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज, ठीक है। और किस लिए, किस काम के लिए नोबेल प्राइज, फॉर वर्क ऑन डिसीजन मेकिंग, फॉर वर्क ऑन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना, निर्णय लेने के ऊपर इन्होंने स्टडी की थी सिमोन साहब ने, उसके लिए उनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। और ये नोबेल प्राइज कब दिया गया, 1978 में, ठीक है। फिर 1999 की बात करते हैं, 1989, तो यहाँ पे एक नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की गई, नेशनल एकेडमी, इंडिया में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। अब यहाँ पे हमने सिन्हा जी के बारे में बात नहीं की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक 1986 की बात है, 1986 में दुर्गानंद सिन्हा, दुर्गानंद सिन्हा, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड सेंचुरी, थर्ड वर्ल्ड सेंचुरी, द इंडियन एक्सपीरियंस, द इंडियन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड सेंचुरी, मनोविज्ञान तीसरी विश्व शताब्दी में, द इंडियन एक्सपीरियंसेस, इस तरह से कुछ इस नाम, इस बुक का टाइटल रहा था, ठीक है। दुर्गानंद सिन्हा 1986, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर होगी, है ना। तो देखिएगा हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा कि भाई इसको पहले क्या बोला गया, आत्मा का अध्ययन, नंबर 1 पे आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन ये बोला गया साइकोलॉजी को, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। अब इसके समर्थक कौन कौन थे, समर्थक कि उन्होंने बोला कि हाँ जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, साइकोलॉजी तो आत्मा का अध्ययन ही है। सबसे पहले तो अरस्तु की बात हो जाती है भाई, हाँ जी अरस्तु मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। फिर प्लेटो की बात होती है, प्लेटो भाई साहब भी यही मानते थे। फिर डेकार्ट की बात होती है, डेकार्ट भाई साहब ने बोला बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। फिर गोइंकल, गोइकल की बात करी, गोइकल जो हमने देखा था, उन्होंने क्या लिखा था, पहली पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया 1590 में, है ना। और एक और है गैरेट, ठीक है। नंबर 2 पे हमने बोला कि क्या है ये तो मन का अध्ययन है, मन का अध्ययन, मन का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड। अब इस बात के समर्थक कौन
कौन कौन थे ये देख लेते हैं। समर्थक आगे भाई एक तो है थॉमस रीड, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, थॉमस रीड आगे एक, ठीक है। और थे पोम्पोलॉजी, पोम्पोलॉजी ये भी एक मनोवैज्ञानिक का ही नाम है, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। फिर नंबर 3 पे आ गया चेतना का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, या इसको हमने क्या बोला, मानसिक प्रतिक्रियाओं का, मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, जहां पे हम माइंड की बात करेंगे, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस और सेंसेस, ठीक है। ये हो गया। अब इसके समर्थक कौन कौन से वो देख लेते हैं। ध्यान में बात रखिएगा, विलियम वुंट इसके समर्थक थे और विलियम जेम्स भी इसके समर्थक थे, टिचनर है एक, और जेम्स ली, ये सब क्या थे, इसके समर्थक थे, ठीक है। अब यही वो टाइम था जब साइकोलॉजी जो है वो एक अलग से सब्जेक्ट जो है वो बन के सामने आया, ठीक है, अलग से सब्जेक्ट जो है वो सामने आया। ऑलराइट, फिर नंबर 4 पे हमने बात करी, नंबर 4 पे व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब देखो इसके समर्थक कौन कौन से समर्थक, एक तो हो गए भाई वॉटसन साहब, वॉटसन का नाम लिख दो भाई, वॉटसन हो गए, ठीक है। पावलोव की बात करेंगे, स्किनर की बात करेंगे, थॉर्नडाइक के बारे में बात करेंगे, तो ये सब समर्थक थे व्यवहार के अध्ययन के, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन। तो ये आज हमने पढ़ा, इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। यहाँ से इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बुक का नाम पूछ लेगा, भाई बताओ ये बुक किसने लिखी, ठीक है, या ऐसा भी पूछ लेगा कि मन का अध्ययन, ये स्टडी ऑफ माइंड जो है उसके समर्थक कौन कौन से व्यक्ति थे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात।